देखना है। अच्छा, तो हम कहाँ थे? एग्जाम्पल शायद कोई देख रहे थे। हाँ, तो ये हम एग्जाम्पल देख रहे थे। हमें उन्होंने कहा हुआ था कि आंसर दें विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और साथ में वो कह रहे हैं कि सॉरी, अच्छा, साथ में वो क्या कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट रिलेटिव अनसर्टेनिटी वाला जो नंबर है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? की नंबर। ठीक, तो उन्होंने हमें कहा है की नंबर बताएं और मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ आंसर दें। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? की नंबर। तो नीचे वाले नंबर में 5 थे, बाकी ऊपर वाले तीनों में चार चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप उसके बाद क्या देखते हैं? अगर तो सिमिलर आ जाए, मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग पहला वाला जो डिजिट है डेसिमल को निकाल के देखेंगे 3563, दूसरा है 5481, और नेक्स्ट है 5300। ठीक, तो ये 3000 वाला छोटा होगा मैग्नीट्यूड में। तो जो हमारा 35.63 है, ये क्या हो गया? की नंबर। ठीक, तो की नंबर में जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही हम क्या करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ। तो ये आपका क्या बन जाएगा? 4 होने चाहिए। तो 88.54, 4 के आगे क्योंकि लेस देन 5 है और आगे ग्रेटर देन 5 नंबर है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे 4 को। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 88.55। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है? ये उन्होंने आंसर दिया हुआ है 88.55। तो फिर उन्होंने एंड में रैशनलाइज पूछा हुआ है। ठीक है, जो भी एग्जांपल बनती है ना। अच्छा, ये राउंड ऑफ का, राउंड ऑफ वाला कहाँ गया टॉपिक? अच्छा, राउंडिंग ऑफ तो आती है ना आपको, कि कोई भी नंबर अगर 5 से कम है ना, तो उससे अगला नंबर 5 से बड़ा है, तो आप उसको क्या करते हैं? एक नंबर ऐड कर देते हैं। फिर और अगर तो कोई नंबर है जो नेक्स्ट वाला 5 से छोटा है और आपने दो सिग्निफिकेंट नंबर लिखने हैं, तो आप क्या करेंगे? इसको वैसा ही रहने देंगे। ठीक, अगर तो ये 5 से बड़ा है, जैसे 9.48 है, तो आप इसको 9.5 कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर तो आपके पास 5 है लास्ट नंबर, जैसे 8.65 है, तो इसमें अगर तो आपके पास इवन नंबर होगा ना 5 से पहले, और आपने इतने फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या करेंगे? इसको ऐसे ही रहने देंगे 8.6। लेकिन अगर आपके पास ऑड नंबर होगा, जैसे 7, 5, तब आप क्या करेंगे? ऑड नंबर के आगे अगर 5 है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके +1 कर देंगे। और अगर तो 5 ही है, तो आप उसको, वो भी ऑड हो जाता है, तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी। ठीक, ये भी आपके मेजरमेंट एरर्स में आ जाते हैं कि आपने किस तरह एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करना है अपनी मेजरमेंट में। तो उसके लिए आपके पास दो एरर्स हैं, एक है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा है रिलेटिव एरर। ठीक, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? कि जो आपने मेजर्ड वैल्यू निकाली है, जैसे मैंने आपको मोलैरिटी के केस में बताया था कि 1 मोलर क्या थी? आपकी ट्रू वैल्यू, और आपने, आपकी मेजर्ड वैल्यू क्या आई है? 0.9। ठीक, तो 0.9 और 1 के दरमियान में जो डिफरेंस आएगा 0.1, वो क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर होगा। ठीक, तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू विद रिगार्ड टू साइन, और आपने साइन भी लगाना है ताकि पता चले कि पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव। अब 0.9 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, तो आपने जो भी साइन आ रहा हो वो साथ लगाना है। तो ये वो बताने हैं कि हमारे पास कोई मेजरमेंट थी जिसमें 2.6 ग्राम ऑफ कॉपर था, लेकिन जब आपने मेजर किया तो वो कितना आया? 2.51। तो उसका एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? मेजरमेंट कम हो रही है, तो उसको आप नेगेटिव से शो करेंगे, 0.11। अच्छा, इसके अलावा एवरेज ऑफ सेवरल मेजरमेंट द एरर इज कॉल्ड मीन एरर। ठीक, अगर बहुत सारी मेजरमेंट आ रही हैं, जैसे 0.1 निकला है, 0.2 निकला है, 0.4 निकला है, तो आप इस सब का एवरेज ले लेंगे, तो वो आपके पास क्या चीज आ जाएगी? मीन एरर। अच्छा, मीन एरर कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एवरेज डिफरेंस विद रिगार्ड टू साइन ऑफ द इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम द
ट्रू वैल्यू, ठीक है। इंडिविजुअल रिजल्ट जितने भी आपके पास आए हुए हैं आप सबका मीन ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, तो आपके पास मीन एरर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है कि एब्सोल्यूट या मीन एरर को जब हम परसेंटेज में बता देते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आया है ना उसमें इतनी परसेंटेज का डिफरेंस है, तो आप उसको कहते हैं रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट और मीन एरर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू, ठीक। ट्रू वैल्यू की परसेंटेज बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 0.1 है तो ये कितना हो गया, 10% ऑफ ट्रू वैल्यू, तो आपका रिलेटिव एरर कितना आएगा, 10%, ठीक। तो आप इसको निकालते कैसे हैं कि ऊपर आप अपना एरर ले लेंगे, नीचे आप अपनी ट्रू वैल्यू ले लेंगे, और फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज आएगी, ठीक। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर आपका कितना एरर आया था, -0.11, जैसे उन्होंने ऊपर मेटल का बताया हुआ है, या यही वाला केस ले लें कि फॉर एग्जांपल आपका 0.1 कम आ रहा है अब आपकी मेजरमेंट से, तो आप -0.1 लेके किससे डिवाइड कर देंगे, ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू कितनी थी, 1 मोलर, ठीक। 0.1 मोलर डिवाइडेड बाय 1 मोलर, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, ठीक। तो जो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा वो क्या होगा, रिलेटिव एरर। ऊपर उन्होंने बताई हुई थी जो एग्जाम्पल, उसके अकॉर्डिंग उनका डिफरेंस आया था -0.11 एरर, और डिवाइड उन्होंने किससे किया, ट्रू वैल्यू से। 2.62 मल्टीप्लाई की 100 किया तो आपके पास आंसर आ गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एक्यूरेसी क्या होगी, ये तो आपने बता दिया कि जो हमारी वैल्यू आई ना उसमें इतना एरर है, ठीक। अगर तो आपसे पूछा जाए कि आपकी वैल्यू ठीक कितनी है तो वो आप किस तरह बताएंगे, रिलेटिव एक्यूरेसी से। तो रिलेटिव एक्यूरेसी कैसे निकलेगी कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यू आई है ना, जैसे यहाँ पर कितनी आई थी मेजर्ड वैल्यू, 0.9, तो 0.9 को आप ट्रू वैल्यू से 1 मोलर से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या बताएगा कि आपने जो रिएक्शन परफॉर्म किया है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, वो कितने परसेंट एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हो गई, एक तो रिलेटिव एक्यूरेसी और दूसरा क्या, रिलेटिव एरर। तो ये आपने ठीक तरह से देख लेना है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं इन्होंने, रिजल्ट दिया हुआ है उन्होंने एक एनालिसिस का, और कहा हुआ है कि 36.9 ग्राम आया है, और एक्सेप्टेड वैल्यूज की क्या है, 37.06। एक्सेप्टेड कौन सी हो गई, ट्रू वैल्यू, ठीक। जो बताई हुई है उन्होंने कि इतना ये था, ठीक। फॉर एग्जांपल आपने कोई कंसाइनमेंट ली है तो आपने क्या कह, उन्होंने क्या कहकर दी है कि इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू है 37.06, ठीक। तो ये क्या हो गई, ट्रू। और आपने जब खुद से मेजर किया ना उसे तो वो कितनी निकली, 36.97। तो आपने इसका बताना है कि उसमें एरर कितना आया। तो एरर किस तरह बताते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ट्रू में से, मेजर्ड में से ट्रू को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। फिर उसको, एरर को जब आप मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास रिलेटिव एरर आ गया, ठीक। तो यहाँ रिलेटिव एरर पूछा हुआ है, और अगर तो आपको एक्यूरेसी पूछी होती तो वो आप मेजर्ड वैल्यू को डिवाइड कर देते ट्रू वैल्यू के साथ, और 100 से मल्टीप्लाई करके आपके पास रिलेटिव एक्यूरेसी आ जाती। अच्छा, तो ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा हुआ है कि पार्ट्स पर 1000 में इसको लिख दें, तो आप 1000 से उसको पैसे जैसे परसेंट में 100 से करते हैं ना, तो यहाँ उन्होंने पार्ट्स पर 1000 में लिखने का कहा है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस थोड़ा सा आपको मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाना है इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही हैं, तो हम सिर्फ इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, बाकी उसके बाद आपका छुट्टी है मेरी तरफ से। अच्छा, उसके अलावा आपको ना एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने वो सॉल्व आउट करने हैं। और अगर तो सॉल्व ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वैसे तो कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, बहुत इजी किस्म के हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपने सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ी होगी, स्टैट्स, तो उसमें बहुत डिटेल में है। तो आप फॉर्मूला यहाँ से देख लें, आप प्रैक्टिस अपनी एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, किसी भी कहीं से भी प्रैक्टिस कर लें, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। पता नहीं एक्सरसाइज कहाँ रह गई, कुछ ज़्यादा ही लंबा चैप्टर है। कुछ ही चीज़ें करनी है, पूरा चैप्टर नहीं करना हम लोगों ने।
हाँ, तो ये आ गई आपकी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स। ठीक, तो इन प्रॉब्लम्स में देखें, पहली वाली है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स इन्होंने दी हुई हैं। ये जैसे हम ऊपर भी कर रहे थे, जैसे ये 200.06, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 5 हो गए। ठीक, दूसरे में कितने हो गए, 4 हो गए। 10⁻⁻⁴ को हम काउंट नहीं करते, तो इसमें 4 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट वाली में भी 3 हो गए। तो ये जितना भी है ना, आपने इसको सॉल्व करने की ट्राई करनी है। नेक्स्ट में भी इसी तरह उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा हुआ है कि फॉर्मूला वेट कैलकुलेट करें लिथियम नाइट्रेट का टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप क्या करेंगे, खुद से उनके मॉलिक्यूलर वेट्स देखकर लिथियम का एक दफा लेंगे, फिर नाइट्रोजन का लेंगे, 3 दफा ऑक्सीजन का लेंगे, जैसे अभी हमने मोलिब्डेनम का देखा था। उसी तरह से आप देख लेंगे, और जो भी की नंबर होगा ना, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आपके आंसर में उतने करेक्ट नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पैलेडियम डाइक्लोराइड का कहा हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है कि फॉलोइंग प्रॉब्लम टू द मैक्सिमम नंबर सिग्निफिकेंट फिगर। फिर आपको एक मल्टीप्लाई का केस दिया हुआ है, जिसमें लीस्ट की नंबर क्या है, 27.8 हो गया, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिर एक और प्रॉब्लम है छोटी सी, आप कर लेंगे। उससे नेक्स्ट में लास्ट वाली भी आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या पूछ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड सीरम, जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्ट है। तो इसमें आपने कुछ, उन्होंने कहा हुआ होगा कि रिलेटिव एरर बताना है और एब्सोल्यूट एरर बताना है। इसी तरह मीन कैलकुलेट करना है। मीन आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि हम सारी जो वैल्यूज दी हुई हैं उनका सम ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं टू द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो वो आपके पास मीन आ जाता है। मीडियन क्या होता है, मीडियन आप कैलकुलेट करते हैं कि आप अपने डाटा को अरेंज कर देते हैं, और जो भी सेंटर वाली वैल्यू आती है वो आपका मीडियन आ जाता है। ठीक है, और रेंज, रेंज का फॉर्मूला वैसे मुझे शायद, हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस ले लेते हैं वो आपके पास रेंज आ जाती है। वैसे मैं कंफर्मेशन करके भी आपको इसका फॉर्मूला बता दूंगी, शायद बुक में नहीं दिया हुआ। मैम यही है, मैम रेंज का फार्मूला यही है, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस। हाँ, ठीक है, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने पहले की हुई हैं अपने सेकंड सेमेस्टर में स्टैट्स के कोर्स में, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आपका मिड तक तो ये स्टैट्स ही चलेगी। अच्छा, नेक्स्ट ऊपर क्या पूछा हुआ है, ऊपर भी उन्होंने कुछ कैलकुलेशन देकर मीन पूछा हुआ है, डुप्लीकेट रिजल्ट्स दिए हुए हैं इनका। अब 2 वैल्यूज का मीन, इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपने स्टैट में की होंगी। फिर उन्होंने एब्सोल्यूट एरर पूछा हुआ है, रिलेटिव एरर पूछा हुआ है, तो आप ये सब कर लेंगे। एंड में भी एक एग्जांपल दी हुई है, उसका भी रिलेटिव और एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो वो मुश्किल नहीं होगा। मेजर्ड में से आप एक्सेप्टेड को माइनस करते जाएंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऊपर इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, जो भी आपकी ट्रू या एक्सेप्टेड वैल्यू से जितनी वैल्यू डेविएट कर रही होती है, जितना डिफरेंस आ रहा होता है, वो आपकी आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, तो आप उसमें पुट करके कैलकुलेट कर लेते हैं। साथ में उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है, ये भी हम देखते हैं अभी। और एंड यहाँ भी उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर मीन पूछी हुई है। और अच्छा, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, यहाँ तक आपने खुद से कर लेनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन तक। फॉर्मूला देख लेते हैं आप स्टैंडर्ड डेविएशन का, फिर आपका एंड है आज का लेक्चर। अच्छा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने दिया हुआ है, ये क्या करते हैं, हम किसी भी जो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं उनकी प्रिसीजन को चेक करने के लिए कि हमारी वैल्यूज कितना अपनी ट्रू वैल्यू से डेविएट कर रहे हैं, हम परफॉर्म करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल वैल्यू की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना मुश्किल होती है, तो हम क्या करते हैं, एक पूरा सेट ऑफ मेजरमेंट्स पर डेविएशन अप्लाई कर देते हैं। एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तो ये उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या हो गया आपके पास, मीन, और ऊपर नीचे दिया हुआ है आई एन माइनस 1, और एक्स आई क्या है आपके पास, इंडिविजुअल मेजरमेंट, और एक्स बार है मीन।
और नीचे आपको इंडिविजुअल मेजरमेंट -1 दिया हुआ है। ये एक एग्जांपल परफॉर्म की हुई है, यहाँ देख लीजिए किस तरह आपने करना है। एक्स आई आपके पास इंडिविजुअल मेजरमेंट्स दी हुई हैं 15.67, 15.69 और 16.03। ठीक है, आपने ये पुट कर लिया। नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट की आपने, सबसे पहले अपना फॉर्मूला याद करके उसको समझना है कि फॉर्मूले में पूछा क्या जा रहा है। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि आपने समिशन करना है, किसका समिशन, एक्स आई माइनस एक्स बार के स्केयर का। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्स आई लिखेंगे, फिर एक्स आई को माइनस करेंगे एक्स बार में से। ठीक है, फिर जो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी आप उनकी स्केयरिंग करेंगे और स्केयर के बाद उसका सम लेंगे। ठीक है, चैट में आपने किया होगा ये अच्छे से, तो आपको इस चीज की समझ होगी, जिसको नहीं है वो मुझसे पूछ ले। अच्छा, तो आपने सबसे पहले ले लिया एक्स आई इंडिविजुअल मेजरमेंट, फिर आपने दूसरा स्टेप क्या किया, एक्स आई माइनस एक्स बार क्या था, मीन। मीन कैसे निकालते हैं कि इनको 15.67 प्लस 15.69 प्लस 16.03 करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, मीन। तो आपने मीन में से माइनस कर दिया उसे, तीनों वैल्यूज आ गई। उसके बाद आपने क्या किया, हर टर्म का इंडिविजुअली स्केयर ले लिया। ठीक है, 0.13 का स्केयर ये आ गया, 0.11 का स्केयर ले लिया। ठीक है, अब आपके पास स्केयर भी आ गई। इसके बाद आपने क्या करना था, अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला समिशन करना है, इनको एड अप करना है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को एड अप कर देंगे। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना कि इनको एड अप करके इनका स्केयर ले लिया, दैट विल बी रॉन्ग। आपने अपनी ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसका आप स्केयर करेंगे और फिर उनका समिशन लेंगे, तो ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आ गई। ठीक, तो यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर, ये ऊपर वाली टर्म आ गई समिशन के साथ, और नीचे आपने क्या किया, एन था आपके पास 3, 3 मेजरमेंट्स थी, तो 3 - 1 आ गया आपके पास, और जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो क्या है, 0.20। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन को ही कैलकुलेट करने के लिए एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला कर लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें क्या करना है कि एक्स आई इंडिविजुअल्स का स्केयर लेना है, फिर उनका सम निकालना है। यहाँ इंडिविजुअल्स का स्केयर लेकर एन से डिवाइड करना है और नीचे n-1 करना है। जो भी फॉर्मूला आपको इजी लगे आप उसको अप्लाई, सेकंड एग्जांपल में उन्होंने दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाया हुआ है, तो आप कोई भी ले लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज बताई हुई है कि मीन किस तरह निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। मीन क्या होता है, उसको डिवाइड कर देते हैं हम टोटल जो नंबर ऑफ हमारा नंबर ऑफ मेजरमेंट्स होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एन से अंडर रूट एन, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन का फॉर्मूला आ गया। आप इसमें अपनी वैल्यूज पुट करके जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगी ना उसको एन के अंडर रूट से डिवाइड कर देंगे, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन आ गई। नेक्स्ट क्या थी आपकी, आर एस डी। आर एस डी क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कभी कभी, अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन जो है ना, इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कह लेते हैं। ठीक है, टोटल मेजरमेंट का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या हो गई, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव क्या होता है कि आप जो भी वैल्यू आ रही है उसमें से डिफरेंस देख लेंगे, उसका आपस में रिलेशन देख लेंगे, तो वो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन ऑफ मीन। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया आर एस टी का, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने जो भी वैल्यू आ रही है स्टैंडर्ड डेविएशन का उसको डिवाइड कर देना है मीन के साथ, तो आपके पास रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। और उसका कोफिशिएंट निकालने के लिए, कोफिशिएंट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ मीन, परसेंटेज आर एस टी, तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपके पास क्या आ गई, परसेंटेज आर एस टी। ठीक, तो ये आर एस डी भी आ गई, परसेंटेज आर एस डी भी, ये भी कोई बड़ी चीजें नहीं है, सिर्फ आपने ऊपर से वही फॉर्मूला यूज करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और इसको पुट कर देना है। आपसे एग्जाम्पल में इसकी थेरी नहीं पूछी जाएगी, मोस्टली सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, या ये छोटी छोटी सी डेविएशन या इनके फॉर्मूलाज पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिर वो एक एग्जाम्पल परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। ठीक है, कोई भी चीज निकालने से पहले आर एस डी या परसेंटेज आर एस डी निकालने से पहले आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो उसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन निकालनी है, तो आप अंडर रूट एन से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है और परसेंटेज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली, तो उसका कितना आ गया यहाँ पे, 0.69। ठीक, तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगी इसको आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट। फिर आपने उसको डिवाइड कर दिया उसके मीन के साथ और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गई आपके पास, परसेंटेज आर एस डी या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी इसको कहते हैं।
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अंडर रूट एन से डिवाइड कर देते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। टाइम हो तो ये जरा डिटेल से ना ये वाले टॉपिक एक दफा बैठ के रीड कर लीजिएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसके अंदर आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। और एग्जांपल्स आपने जितनी भी एक्सरसाइज के अंदर है ना, ये आपकी असाइनमेंट हुई आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और मुझे एक पीडीएफ फाइल सबमिट करवानी है। तो आप देख लें जब तक आप करवा सकें, 3-4 दिन, मंडे को दे दें या ट्यूसडे को दे दें। इससे पहले भी एक असाइनमेंट मैंने आपको इससे पहले भी दी थी जो अब तक आपने मुझे सबमिट नहीं करवाई। खैर वो बायोकेमिस्ट्री की थी, ये आपकी पहली असाइनमेंट है, आपने इसको सॉल्व करके मुझे देना है पीडीएफ फाइल। अच्छा, यहाँ तक आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा। नेक्स्ट टॉपिक चलें, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी एक और टॉपिक है जो आपने पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में से आप देख लें, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया आज के, उसमें मेजरमेंट एरर्स भी हमने कर लिए, जो भी आपके इनडिटर्मिनेट या डिटर्मिनेट या एब्सोल्यूट या रिलेटिव एरर आते हैं वो आपने कर लिए। उसके अलावा अरिथमेटिक मीन के एग्जांपल्स आप सॉल्व कर लेंगे, ये भी हो गया। मीडियन हो गया, मॉड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो गया, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट में हम ये कॉन्फिडेंस लिमिट्स वगैरह देख लेंगे और लीस्ट स्क्वायर मेथड। अच्छा, एक और टॉपिक जो आज आपने करना है दैट इज स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, इसमें भी आपने वही कैलकुलेशंस आनी है, मोलर रेशियोज जो आपने पहले की हुई हैं, तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, तो स्टीशियोमेट्री क्या होती है? स्टीशियोमेट्री हमारे जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज होती हैं, उनके अंदर जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है ना, कि कितनी क्वांटिटी एक रिएक्टेंट की दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर रही है, उसको आप क्या कहते हैं? स्टीशियोमेट्री। तो स्टीशियोमेट्री इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग, ये सिर्फ 2 लोग क्यों रह गए हैं क्लास में, बाकी सब कहाँ हैं? इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टिंग केमिकल स्पीशी। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी एक दूसरे की मिल रही है, रिएक्शन कर रही है, उसको आप क्या कहते हैं? स्टीशियोमेट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास, बी है, जो मिलकर सी बना रहे हैं, तो इनकी जितनी क्वांटिटीज ए और बी की एक दूसरे के साथ मिल रही हैं सी को बनाने के लिए, तो इनके रिलेशनशिप जो है आपस में, उसको हम क्या कहते हैं? स्टीशियोमेट्री। तो ज्यादातर आपने पढ़ा होगा कि जो रिएक्शन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू मोलर कंसंट्रेशन होते हैं, कि एक चीज के कितने मोल्स दूसरी चीज के साथ कंबाइन कर रहे हैं। अच्छा, स्टीशियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन इज द रिलेशनशिप अमंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, जितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट बनेंगे या प्रोड्यूस होंगे। तो इस सारे रिएक्शन की ये जो रिलेशनशिप है, इसको आप क्या कहते हैं? स्टीशियोमेट्री कहते हैं। अच्छा, इसमें हमने कुछ, इसमें भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ मोल्स निकालने वाले न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, इसके अलावा कुछ वॉल्यूमेट्रिक न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। अच्छा, तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है 2 चीजें, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? जो किसी भी एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है हमें, जैसे कि कितने उसमें किस रेशियो से मॉलिक्यूल आपस में प्रेजेंट हैं। जैसे हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो इसकी मोलर रेशियो क्या होगी? CH2O। ठीक है, किस रेशियो में? कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं 1:2 से। ठीक है, तो ये रेशियो जो बताता है फॉर्मूला, वो क्या होता है? एम्पेरिकल। और ऐसा फॉर्मूला जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहा हो, जैसे ये C6H12O, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है कि हमारे किसी भी चीज के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जैसे इसके अंदर कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करके, तो वो क्या बताता है हमें? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, वन और मोर सब्सटेंसेस मे हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी 2 सब्सटेंसेस का
एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है। जैसे आप सीरीज ले लें, सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज आती हैं तो उनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। जैसे आपके पास CH4 आ गया, नेक्स्ट क्या आ जाता है C2, नेक्स्ट आपने कर लिया इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कोई मॉलिक्यूल आ गया जिसमें C2H8 आया आपके पास, ठीक है। तो इसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स आ जाएं, एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है बट मॉलिक्यूलर फार्मूला हर कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ इन्होंने एग्जांपल दिखाई हुई है, C2H5OH अल्कोहल का फार्मूला होता है और CH3OCH3 किसका होता है, ईथर का होता है। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट इनके फंक्शनल ग्रुप्स में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आ जाती हैं स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अच्छा, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिव्स द नंबर ऑफ कंबाइनिंग रेशियो। ठीक, केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, हम बैलेंस कर देते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि इनकी कंबाइनिंग रेशियो क्या है, ये कितने मोल्स दूसरे के कितने मोल्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, तो इसमें आप देखें कि सोडियम आयोडाइड की बैलेंस इक्वेशन में कितने मोल्स हैं, 2, और लेड नाइट्रेट के कितने हैं, 1। तो आपस में इनका कितना रिलेशन हुआ कि सोडियम आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल लेड नाइट्रेट के 1 मॉलिक्यूल के साथ मिलकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ लेड नाइट्रेट बनाते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं, ठीक है। तो स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन से हमें क्या पता चलता है कि ये किस कंबाइन रेशो में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं इन यूनिट, और इसका यूनिट कौन सा हम यूज करते हैं, मोल्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एंड देयर प्रोडक्ट देयरफॉर द इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें वो बताने इंडिकेट 2 मोल ऑफ एक्टिव सोडियम आयोडाइड, यही जो मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट क्या चीज है कि अच्छा, हम इसी रिलेशनशिप से कोई ऐसे मोल्स भी निकाल सकते हैं जो हमारे पास अननोन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई 2 चीजें पढ़ी हैं, हमारे पास सोडियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, तो हमने इनको मिक्स करके ये चीजें बनानी हैं। तो मुझे पता है इसकी क्वांटिटी, अब मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इसकी लेड नाइट्रेट की या सोडियम आयोडाइड की कितनी क्वांटिटी लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करती है। तो मैं किस तरह फाइंड आउट कर सकती हूँ, थ्योरेटिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखकर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इनकी केमिकल इक्वेशन लिखूंगी और साथ में लिखूंगी कि इसके सोडियम आयोडाइड के 2 मोल्स लेड नाइट्रेट के 1 मोल के साथ रिएक्शन करके इतनी इतनी चीजें बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो मेरे पास सिर्फ लेड नाइट्रेट की क्वांटिटी नोन थी, ठीक है, इसके मोल से हम फर्दर क्या करते हैं, मैस निकाल लेते हैं कि कितना मैस हमको चाहिए होगा रिएक्शन को करने के लिए। तो उसका मैस निकाल कर यहाँ से इसकी भी मोलर रेशो के अकॉर्डिंग मैस निकालते हैं और कंबाइन करके हम रिएक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ उन्होंने एक फ्लो चार्ट बताया हुआ है कि किस तरह स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 2 चीजें थी, ए और बी। तो ए का हमारा मैस हमें नोन है, ठीक। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है ए जिसका मुझे पता है 0.1 ग्राम मैस मैंने लेना है। तो अब किस चीज का नोन नहीं है, बी का कितना मैस लूँ मैं, मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, उसके बाद मैंने मैस से मोल्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। 0.1 ग्राम मेरे पास मैस था तो मैं देखूंगी कि इसके मोल्स कितने बनते हैं 0.1 ग्राम के। तो मोल्स निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। आगे अभी हम मोल्स का फॉर्मूला भी देख लेंगे। ये तो आप बहुत पुराना करते आ रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, किसी भी चीज का मैस ओवर मोलर मैस, ठीक। तो ए का जितना भी मोलर मैस होगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल से, तो मेरे पास क्या निकल आएगा, मैस निकल आएगा। या मैस आपको नोन हो तो इसको डिवाइड कर देंगे आप मॉलिक्यूलर वेट से, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैस को इसके मोलर मैस से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें उसको 10 ले लें, तो आपके पास जो चीज निकल आएगी वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। मोल्स निकाल लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल निकल आया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपनी इक्वेशन पे जाएंगे और देखेंगे कि 1 मोल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या पता था, लेड नाइट्रेट का मैस पता था, हमने इसका लेड नाइट्रेट का उन्होंने कह दिया था 0.1 ग्राम मैस है। अच्छा, अब ग्रेडेशन आ गई है, चले उससे पहले ही हम लेक्चर एंड कर लेंगे, या हाफ आवर आपका बाद में भी रहते हैं, 2:30 बजे स्टार्ट हुआ था, 5 बजे तक आज आपका टाइम है।
तो उससे पहले देख लें, लेड नाइट्रेट कितना है 0.1 ग्राम, ठीक है। तो 0.1 ग्राम से हमने क्या किया, मोल निकाल लिया, तो मोल कितना निकला 1 मोल। अब आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब आपने मोल्स तो आपके पास निकल आए, अब आप देखेंगे कि लेड नाइट्रेट के 2 मोल्स का मैस कितना होता है। तो वो कैसे निकालते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस। तो आप सोडियम आयोडाइड का मैस लेंगे, फॉर एग्जांपल ये 10 था आपके पास, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मोल से, ठीक है। तो आपके पास मैस आ जाएगा जितना भी इसका चाहिए होगा, ठीक है। तो आपके पास एक का मैस नोन था, आपने क्या किया, उसके मोल्स निकाले, उसके मोल से आपके को बी के मोल्स पता चले, फिर बी के मोल से आपने बी का मैस निकाल लिया, ठीक। अब आपके पास दोनों का मैस आ गया, इसका फॉर एग्जांपल 0.1 आया है और इसका 0.2। तो आप क्या करेंगे, अपना रिएक्शन लगाएंगे, 0.1 सोडियम आयोडाइड ले लेंगे और 0.2 लेड नाइट्रेट ले लेंगे, तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो निकल आएंगी। तो यहाँ ये बता रहे हैं, हाँ जी, और ना पढ़ाएं। तो आपने पहले लेक्चर ले लेने थे ना, मैंने तो नहीं कहा था आप लोगों को मिस करने को। मैम मेरा भी नेट का इशू हो गया था, मुझे लगा कि लेक्चर खत्म हो गया, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो मैंने रिकॉर्डिंग भी साथ कर लिया, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी, आप वहां से लेक्चर ले लीजिएगा, ठीक है, जिसका भी मिस हो गया है। अच्छा, तो हम यहाँ देख रहे थे, अच्छा ये 10 मिनट्स तो पूरे करें ना। व्हेन द मैस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन, ठीक, अगर तो एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हमें मैस गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं कि मैस इज फर्स्ट। आप लोग ये ऐसे ही करें, आपने आगे इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं, इसलिए डिटेल से समझ लें। अच्छा, मैस इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू नंबर ऑफ मोल्स, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, किस चीज को यूज करके, मोलर मैस को। अच्छा, फिर हमने क्या देखा, स्टीशियोमेट्रिक रेशियो देखी कि एक चीज का कितना मोल दूसरे के कितने मोल के साथ रिएक्ट करता है। वो स्टीशियोमेट्रिक कहाँ से पता चलती है, रेशियो केमिकल इक्वेशन से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो जब हमने रेशियो देख ली तो हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए, किसके, अदर रिएक्टेंट के, जो रिएक्टेंट बी था हमने उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। तो हमें जब मोल्स फाइंड आउट किए तो उससे हमने क्या किया, उसका मैस निकाल लिया मोल से। तो फिर दोनों के जब मैस ऑफ अदर रिएक्टेंट निकल आया तो हमने रिएक्शन कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है मोल। मोल क्या होता है कि किसी भी चीज ऐसा क्वांटिटी जिसमें एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट हो या एटम्स प्रेजेंट हो, ठीक है, किसी भी चीज की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, जिसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम आए, तो उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, 1 मोल। पहले भी आपने पढ़ा होगा, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है आपके लिए। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, ठीक। फॉर्मूला वेट, या अगर तो आपके पास कोई क्रिस्टलिन कंपाउंड है उसका फॉर्मूला वेट आ जाएगा, या आप मॉलिक्यूलर वेट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स, ग्राम फाइंड आउट, ग्राम किसका यूनिट होता है, मैस का। तो आपने इसमें मैस फाइंड आउट करना है, कितना, 1 मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट 0.7 H2O वाटर का, ठीक है, इसका टोटल का मैस फाइंड आउट करना है। तो मैस आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल आपको दिया हुआ है, एन कितना है 1, मोलर वेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके एटॉमिक वेट को एड अप करके। तो एड अप कर लेंगे, कैल्शियम का 40 होता है, सल्फर का 32, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 7, 7 इसमें हैं और 4 इसमें हैं, तो 11 हो गए। तो 16 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, लास्ट में क्या बच जाती है, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन ऊपर, सॉरी ऑक्सीजन, हाँ 16 होते हैं ना, तो 11 ऑक्सीजन है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 176 आ गया, लास्ट में हाइड्रोजन बच गए। तो 7 टू द 14 हाइड्रोजन यहाँ है और 4 यहाँ हैं, तो 14 हो गए। तो 14 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ जो एटॉमिक वेट होता है हाइड्रोजन का, और इसको ऐड अप कर देंगे, तो ये क्या आ गया आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट। आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए, एफएससी में आपने बड़ी डिटेल में पढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर नहीं आती तो यहाँ पर देख लें और अपनी एफएससी की बुक उठाकर उसमें से प्रैक्टिस करें मोल्स के न्यूमेरिकल की। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको मोल्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा सकूं, तो क्योंकि स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन आपकी इंक्लूडेड हैं तो मोल्स के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं।
तो आप वहां से डिटेल में प्रैक्टिस कर लें। इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। अगर तो आपको निकालना नहीं आता, फिर भी अगर किसी को मोल्स के न्यूमेरिकल में मसला हो तो वो मुझसे सेपरेटली पूछ ले। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट भी निकल आया, वो कितना है 262। तो मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ग्राम्स हमने फाइंड आउट करने हैं, ये दोनों चीजें हमें पता है, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 262.25 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा इन ग्राम्स। नेक्स्ट में भी क्या पूछ रहे हैं कि मिलीग्राम्स में निकालना है। मैस मोल्स दिए हुए हैं 0.250, मिली मोल दिया हुआ है। अच्छा, मिली मोल दिया हुआ है ना, तो आपने क्या करना है, सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन करने के लिए ना आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको पहले मोल में कन्वर्ट कर लें। तो मिली का क्या मतलब होता है, 10⁻³ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिली के अंदर 0.250 इंटू 10⁻³ मोल, ठीक है। तो पहले आपने यूनिट्स की इंटर कन्वर्जन बहुत ध्यान से करनी है, वरना आपका आंसर गलत होगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास मोल्स आ गए, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे इसका। तो वो निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट आयरन का, देख लेंगे जितना जितना होता है इसको ऐड अप करके। आप इसका मॉलिक्यूलर वेट इधर उन्होंने निकाला हुआ है 159.7, ठीक है। तो आप इस 159.7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अपने मोल्स को, और एंड में जो आपका पास आंसर आएगा ना 10⁻³ को आप दोबारा, ग्राम में आता है ना मैथ्स का आंसर, तो 10⁻³ को आप दोबारा से मिली में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने आंसर मिलीग्राम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल इन 500 mg ऑफ सोडियम सल्फेट। तो इसमें मैथ दिया हुआ है और आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं, यही फॉर्मूला लगेगा और निकल आएगा। नेक्स्ट वो बताने हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है कि किसी भी चीज के 1 लीटर के अंदर जितने मोल्स प्रेजेंट हैं किसी चीज के, उसको क्या कहते हैं, मोलैरिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको आप क्या कहते हैं, मोलैरिटी, ठीक। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है 1 लीटर, तो इसके अंदर 10 मोल्स प्रेजेंट हैं। तो ये 10 मोल्स को आप जब डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को उसके वॉल्यूम के साथ, तो आपके पास क्या चीज निकल आएगी, मोलैरिटी। 10 को डिवाइड कर देंगे 1 लीटर के साथ, तो आपका 10 मोलर सॉल्यूशन निकल आएगा। तो ये होती है मोलैरिटी। बाकी आपने अगर मिली मोल्स करने हैं तो वॉल्यूम भी आप ml यूज कर लेंगे, या अगर आपके पास ml है तो आप उसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करके। दोबारा मैं कह रही हूँ कि अगर किसी को ये वाली कैलकुलेशन नहीं आती यूनिट्स कन्वर्जन की, तो मेरे से पूछ लें, वरना आपके न्यूमेरिकल बिल्कुल गलत हो जाएंगे और आप नहीं कर सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने कुछ और कैलकुलेशन दी हुई हैं, चलें ये वॉल्यूम की हैं, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अभी तक के लिए आपके इतना काफी है, ठीक है। हेलो, ठीक है मैम जी। अच्छा चलें लेक्चर हम एंड कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप।